अध्याय 1130। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? एक अर्ध सम्राट और लगभग 150 उच्च श्रेणी के संत। यहाँ सभी छात्रों के हाव भाव एकदम बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मो कबीले, थाउजेंड क्रेन संप्रदाय और लॉ फैक्शन के विशेषज्ञ वास्तव में उनके लिए आएंगे। इसके अलावा वे लगभग 150 उच्च श्रेणी के संतों की एक सेना के साथ आए थे। लेकिन यह भी इसका अंत नहीं था, उन्होंने एक अर्ध सम्राट भी भेजा था। एक अर्ध सम्राट। उन असाधारण प्रतिभाओं के अलावा अर्ध सम्राट रेडियंट आयाम में सबसे मजबूत शक्ति थे जो सम्राटों के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करते थे। सबने यांग ये पर नजरें गड़ा दी। क्या यांग ये उन उच्च पदस्थ संतों और अर्ध सम्राट को रोक सकता था? व्हाइट डी अकेडमी के सभी छात्र इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने नीचे जमीन पर मौजूद समूह पर नजर डाली और उसने कहा, अगर आप सभी छिपकर रहते तो आप सभी को खत्म करना वाकई थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सभी अपने छिपने के स्थानों से निकलकर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। बोलते समय उसकी नज़र यांगे पर पड़ी। तुम वही आदमी हो, यांगे, जिसने एक अर्ध सम्राट को मार डाला था, है न? लगता है तुम काफी आश्वस्त हो, अन्यथा तुम उन्हें यहाँ इकट्ठा नहीं कर पाते। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम इतने आश्वस्त क्यों हो। यांगे ने जीनान की ओर देखा। उन्हें इंपीरियल क्लाउड शटल पर चढ़ने दो और फिर पहले निकल जाओ। मैं थोड़ी देर में पकड़ लूंगा। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और फिर इंपीरियल क्लाउड शटल उनके सामने प्रकट हुआ। जीनान ने यांग ये की ओर देखा, सिर हिलाया और फिर मुड़कर कहा, सभी लोग अभी आ जाएं। वह जानती थी कि अगर वे यहीं रहेंगे तो यांग यी के लिए कोई मदद नहीं कर पाएंगे और केवल बोझ बन जाएंगे। अन्य लोगों ने बादल शटल में चमकने में संकोच नहीं किया। वे कहते हैं कि तुम, यांग ये, घमंडी हो। लगता है तुम वाकई घमंडी हो। बूढ़ा आदमी हंसा और फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। एक पल बाद उसने नीचे क्लाउड शटल पर पंजा मारा। एक पल में क्लाउड शटल के चारों ओर का स्थान तुरंत विकृत होने लगा। जो छात्र अभी भी उस पर नहीं चढ़े थे वे भयभीत हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी चीज ने दबाया हुआ है और उनके शरीर फटने के कगार पर थे। ओह! इसी बीच तलवार की ऊर्जा की एक रक्त लाल किरण हवा में उछली और तुरंत बूढ़े आदमी के सामने आ गई। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका हाथ कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने उसे तेजी से घुमाया। तलवार की ऊर्जा के इर्द गिर्द का स्थान तुरंत तरंगित होने लगा और फिर यह स्पष्ट रूप से अपने आसपास के स्थान द्वारा कुचला जा रहा था जब तक कि यह बिखर नहीं गया। इस बीच छात्र क्लाउड शटल पर चढ़ गए और चले गए। उन्हें रोको, जैसे ही बूढ़े आदमी ने कहा, उसके पीछे खड़े उच्च पद के संत बादल शटल की ओर आगे बढ़े। हालांकि 100 काले कपड़े पहने लोगों ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया। भूरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति और अन्य उच्च पदस्थ संतों के भाव तब तुरंत बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग यी को देखा और धीमी आवाज में बोला, तो तुम्हें अपना आत्मविश्वास वहीं से मिला है। यांग ये मुस्कुराया, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? क्या यह सुखद आश्चर्य है? भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने यांग यी को ठंडी निगाह से देखा और फिर उसकी नज़र तलवार सेवकों पर पड़ी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि व्हाइट डियर सिटी में मरने वाले उन लोगों को वास्तव में आप लोगों द्वारा कठपुतलियों में बदल दिया जाएगा। यह वास्तव में काफी आश्चर्यजनक है। यांग ये ने बूढ़े आदमी के पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, एक के लिए एक। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपका क्या? बूढ़े आदमी का चेहरा उदास था। वह स्वाभाविक रूप से बुरा मान गया। यांग ये की तरफ से काले कपड़े पहने हुए वे लोग कठपुतली थे, लेकिन उसके पक्ष के विशेषज्ञ जीवित प्राणी थे। वह एक के बदले एक लेने वाला मूर्ख नहीं था। बेशक वह समझ गया कि यांग ये का क्या मतलब था। इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं वास्तव में तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। क्यों ना हम कुछ वार करें? मैं बस यह देखना चाहता हूं कि तुम, जिसे भगवान का वध करने वाला कहा जाता है, वास्तव में कितने मजबूत हो। जैसी आपकी इच्छा। यांग ये ने अपने दिल में आदेश जारी किया और काले कपड़े पहने आकृतियां तुरंत उसके पीछे 3 किलोमीटर दूर चली गईं। इस बीच बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके पीछे बैठे उच्च पदस्थ संतों ने भी वैसा ही किया। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और एक इरादे वाली तलवार उसके हाथ में आकर जम गई। उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और तुरंत अपने दाहिने पैर से जमीन पर रौंद दिया। उसका आकार एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की दिशा में उछली। यांग ये के हमला करने के क्षण में बूढ़े व्यक्ति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थीं और उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत एक काली लोहे की छड़ निकाली। एक क्षण बाद वह क्रोध से दहाड़ता हुआ दोनों हाथों में लोहे की छड़ लेकर यांग ये पर झपटा। झनकार, आसमान में लोहे के टकराने की तीखी आवाज गूंजी और फिर आसमान में जगह जगह दरारें पड़ गईं। पूरे आसमान में कई बारीक दरारें भर गईं। हालांकि स्वर्ग के कानून को उन दरारों को ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगा।
वे दोनों गंभीरता से नहीं लड़ रहे थे, इसलिए उनके हमले नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे, यहां तक कि स्वर्ग के कानून भी जल्दी से ठीक नहीं कर सकते थे। वे एक दूसरे से टकराते ही तुरंत अलग हो गए। यांग ये वहीं वापस आ गया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। यांग ये ने भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम मो कबीले से हो, है ना? मुझे नहीं पता कि मो कबीले के पास कितने बड़े भंडार हैं या वे कितने मजबूत हैं। हालांकि जब से तुमने मुझे मारने की कोशिश करने का फैसला किया है, तब से मुझे तुम सबके साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी हंसी में कहा, क्या तुम इस खेल को खेलने का खर्च उठा सकते हो? क्या हम यह नहीं जान पाएंगे कि मैं इसे आजमाने के बाद क्या करूंगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी एक और सांस बर्बाद नहीं की। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ लहराया और तलवार सेवकों को दूर कर दिया। उसके बाद उसने अचानक आसमान में एक निश्चित बिंदु पर नजर डाली, जबकि एक ठंडी मुस्कान उसके होठों के कोनों पर आ गई और फिर उसका आकार मौके पर ही गायब हो गया। यांग ये के चले जाने के बाद भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़े एक साधक ने धीमी आवाज में पूछा, बड़े लिन, आपने उन्हें मारने का आदेश क्यों नहीं दिया? हमारे पास और भी सेना है। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और उसकी मुट्ठी में मौजूद लोहे की छड़ तुरंत बारूद में बदल गई जो हवा में फैल गई। ऐसा दृश्य देखकर उसके पीछे खड़े अन्य लोगों के चेहरे के भाव तुरंत ही बदल गए। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने बहुत देर तक आसमान की ओर देखा और फिर उसने कहा, उन्हें मार डालो और तुम सबकी जिंदगी कठपुतलियों से बदल दो। यह इसके लायक नहीं है। हमने इस बार गलत अनुमान लगाया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास कठपुतलियों को परिष्कृत करने की क्षमता होगी। कबीले को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। चलो व्हाइट डियर सिटी वापस चलते हैं। चाहे वे कहीं भी जाएं, उन्हें अंत में व्हाइट डियर सिटी वापस लौटना ही होगा। मुझे देखने दो कि वह शहर में कैसे प्रवेश करता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आकृति चमक उठी और अन्य लोगों के साथ वहीं गायब हो गई। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चले जाने के बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति यहां आया। यह कोई और नहीं बल्कि लू युवानहाव था। लू युवानहाव ने शहर की ओर देखा और धीरे से बोला, वह फिर से मजबूत हो गया है। क्या अजीब है, ऐसा लगता है कि मैं अब और देरी नहीं कर सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू युवानहाव वहीं गायब हो गया। लू युवानहाव की आकृति के गायब होने के ठीक बाद यांग ये अचानक एक बार फिर वहां प्रकट हुआ और उसका चेहरा थोड़ा उदास था क्योंकि वह उस दिशा में देख रहा था जिस ओर लू युवानहाव गया था। उसने अपने अर्ध सम्राट तलवार सेवक को इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उसने लू युवानहाव की उपस्थिति को नोटिस किया था। अगर लू युवानहाव नहीं होता तो वह भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के समूह का कत्लेआम कर देता। हालांकि जब लू युवानहाव यहां मौजूद था तो उसने यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब वह भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी से लड़ता तो लू युवानहाव निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता। मुझे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यांग ये की राय में लू युवानहाव को मरना ही था। आखिरकार सामने से आने वाली तलवार को चकमा देना आसान था, लेकिन छाया से आने वाले खंजर से बचना मुश्किल था। लू युवानहाव लगातार छाया से उसे देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर खंजर दबा हुआ है। इसके अलावा लू युवानहाव को उस छोटे भंवर के बारे में पता था। बेशक यह लू युवानहाव के लिए ऊर्जा का असीम सागर था। हालांकि अनगिनत विशेषज्ञों ने इतने सालों पहले इसे पाने के लिए पागलपन से लड़ाई लड़ी थी और इसमें विद्रोही साधक भी शामिल थे। यदि उसके छोटे भंवर पर अधिकार का पता लीक हो जाए तो पूरे रेडियंट आयाम में उसके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी। तो लू युवानहाव से निपटना ही था। यांग यी ने एक क्षण के लिए उस स्थान पर गहराई से सोचा और फिर वह जहां खड़ा था वहीं गायब हो गया। इंपीरियल क्लाउड शटल इस समय यह अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा कर रहा था। हालांकि यह इतना तेज नहीं था और इसे वास्तव में धीमी गति से चलने वाला माना जा सकता था। जाहिर है वे यांग ये का इंतजार कर रहे थे। कियू युआन जीनान के पास खड़ा था और धीमी आवाज में बोला, क्या वह उस अर्ध सम्राट का मुकाबला कर सकता है? हालांकि वे जानते थे कि यांग ये ताकतवर है, लेकिन उसका सामना एक अर्ध सम्राट और 100 से ज्यादा उच्च श्रेणी के संतों से था। लेकिन यांग ये सिर्फ एक अर्ध संत था और वह बिल्कुल अकेला था। जीनान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे उसकी असली ताकत और तुरुप के पत्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वह मूर्ख नहीं लगता। चूंकि उसने हमारे लिए उन्हें व्यस्त रखने की हिम्मत की है तो उसे सफल होने की अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए। इस बीच ली मुयुआन अचानक बोला, लेकिन अगर वह मर गया तो क्या होगा? जीनान और कियू युआन के चेहरे उतर गए जब उन्होंने उसे सुना और फिर जीनान ने उसे देखा और कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ली मुयुआन ने उदासीनता से कहा, कुछ नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जल्द से जल्द अकादमी वापस लौट जाएं और यहां समय बर्बाद न करें। एक बार जब दुश्मन हमें पकड़ लेगा तो क्या हम सभी 2000 से ज्यादा लोग खत्म नहीं हो जाएंगे?
जीनान की आवाज उदास थी। आप हमें यांग ये को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? ली मुयुआन ने उदासीनता से कहा, मैं बस हमारी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम उसके खिलाफ कुछ नाराजगी रखते हो। जीनान ने खुलकर कहा, ली मुयुआन, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब उसके बिना जिंदा वापस लौट पाएंगे? अगर वह नहीं होता, तो हम अभी पूरे प्रीफेक्चर में छिपे होते। अगर वह उन्हें व्यस्त रखने के लिए रुका नहीं होता, तो हम अभी अभी खत्म हो गए होते। फिर भी, अब तुम वाकई चाहते हो कि हम उसे छोड़ दें और पूरी गति से अकादमी की ओर भाग जाएं? क्या तुम्हारे पास ज़मीर भी है? ली मुयुआन ने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ उसे देखा। तो फिर मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। अगर यांग ये की मृत्यु हो जाती है, जबकि हम अभी भी यहाँ धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं, तो अगर वे विशेषज्ञ हमें पकड़ लें तो हम क्या करेंगे? क्या तुम चाहती हो कि हम सभी को उसके साथ दफनाया जाए? लेकिन अगर वह बच गया तो क्या होगा? जीनान ने गुस्से से कहा, अगर वह जीवित है, तो अगर हम पूरी गति से यात्रा करते हैं तो वह हमें पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। आपको यह समझना होगा कि यह इंपीरियल क्लाउड शटल उसका है, हमारा नहीं। ली मुयुआन ने धीमी आवाज में कहा, मैं यह कह रहा हूं कि अगर वह मर गया तो क्या होगा? जीनान बोलने ही वाला था कि अचानक बादल के ऊपर से एक आवाज गूंजी, क्या तुम मेरी मृत्यु की इतनी प्रबल इच्छा करते हो? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, यांग ये ली मुयुआन के सामने प्रकट हो गया। ली मुयुआन का चेहरा बिल्कुल भद्दा था जब उसने यांग ये को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में गंदगी भर दी गई हो। अध्याय 1131 भाड़ में जाओ। ली मुयुआन ने कुछ देर तक यांग ये को देखा और फिर वह मुड़कर चला गया। यांग ये अचानक बोला, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? यांग ये की आवाज सुनते ही यहाँ का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। ली मुयुआन ने हिलना बंद कर दिया, जबकि उसके साथ पहले आए छात्र तुरंत उसके पास चले गए और उन्होंने सतर्कता के भाव प्रकट किए। जीनान और कियू युआन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने यांग ये के गुस्से को पहले भी अनुभव किया था और वे जानते थे कि अगर वह अपना आपा खो बैठा तो जियाओ बिली भी उसे रोक नहीं पाएगी। जीनान एक पल के लिए झिझकी और वह भी बोलने ही वाली थी कि यांग ये ने उसकी ओर देखा, अगर दूसरे मेरा सम्मान करते हैं तो मैं उनका सम्मान करूंगी, अगर दूसरे मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो मैं उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करूंगी। इसके अलावा मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो दूसरों की पीठ पीछे चालें चलते हैं। यांग ये ने ली मुयुआन को देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? ली मुयुआन ने कहा, मैं तो बस सबसे बुरी स्थिति के लिए योजना बना रहा था। क्या ऐसा है? यांग ये ने कहा, ठीक है। चाहे आपके इरादे कुछ भी हों, मैं अभी आपको देख नहीं सकता और मैं अब आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। तो क्या आप खुद चले जाएंगे या मुझे आपको ऐसा करने के लिए कहना चाहिए? यह सुनकर यहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आखिरकार ली मुयुआन को जाने के लिए मजबूर करना उसे अपनी जान देने के समान ही था। हालांकि कई लोगों ने अभी आगे कदम बढ़ाने का फैसला नहीं किया। दरअसल उनमें से कई लोगों को ली मुयुआन की हरकतें पसंद नहीं आईं। आखिरकार जब कोई इस तरह से काम करता है तो कोई भी खुश नहीं होगा। यांग ये की बात सुनते ही ली मुयुआन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये उसे जाने के लिए मजबूर कर देगा। वह अपनी ताकत के साथ अकादमी में कैसे वापस लौट सकता था? लेकिन अब अगर अकादमी न होती तो वह कहाँ जा सकता था? वह कहाँ जाने की हिम्मत करता? वह कहीं नहीं जा सकता था और वह कहीं और जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, बशर्ते वह हमेशा के लिए छिपकर न रहे। आखिरकार मो कबीला और हजार क्रेन संप्रदाय इस समय बेहतर स्थिति में थे, तो क्या कोई शक्ति उसे रहने देगी? क्या कोई शक्ति उसे रहने देगी? ली मुयुआन उदास होकर बोला, यांग ये, क्या तुम्हें इस हद तक जाना होगा? यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, मैंने बूढ़े आदमी शियाओ की खातिर पहले ही दया दिखा दी है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूं। इसलिए इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, इस मौके का फायदा उठाओ और अभी भाग जाओ, वरना तुम ऐसा भी नहीं कर पाओगे। यांग ये एक कृतघ्न कमीने को बचाना नहीं चाहता था। ली मुयुआन की पिछली हरकतों के आधार पर यांग ये जानता था कि यह आखिरी बार नहीं होगा। एक बार जब वह यहाँ नहीं होगा तो ली मुयुआन निश्चित रूप से कुछ चालें चलेगा। उसे ली मुयुआन की योजनाओं से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने ली मुयुआन को जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने क्लाउड शटल पर नहीं रखना चाहता था जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था और उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था। इसके अलावा उसने ऐसे व्यक्ति को बचाने से इनकार कर दिया। आखिरकार यांग ये एक दयालु व्यक्ति नहीं था। शत्रुता का बदला दयालुता से चुकाएं, नहीं, उसे दुश्मनी का बदला खून से चुकाना पसंद था। यांग ये, हम सब एक ही पक्ष में हैं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच क्यू युआन ने अचानक कहा, मुझे एहसास है कि ली मुयुआन की हरकतें गलत थीं और मैं उसे आपसे माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा। ठीक है, हम सभी अकादमी के छात्र हैं और मुझे यकीन है कि डीन जियाओ हमें एक दूसरे से लड़ते और मारते हुए नहीं देखना चाहेंगे। जीनान ने भी कहा कि युआन सही कह रहा है।
हमारी अकादमी अभी संकट में है, इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहिए। मुयुआन, यांग ये से माफी मांगो और मामला यहीं खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो यांग ये की तो बात ही छोड़ो, मैं जीनान सबसे पहले तुमसे निपटूंगा। मुयुआन, बस माफी मांग लो। हम सब एक ही पक्ष में हैं, ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारे वर्तमान दुश्मन मो कबीले, थाउजेंड क्रेन संप्रदाय और लॉ फैक्शन हैं। आपस में लड़ने से सिर्फ उन कमीनों को फायदा होगा। बस माफी मांग लो और यह घटना खत्म हो जाएगी। ली मुयुआन, यह मत सोचो कि यह अन्याय है क्योंकि यह तुम्हारी अपनी गलती है। यांग ये हमारे लिए दुर्जय दुश्मनों को दूर रख रहा था, फिर भी तुम उसकी पीठ पीछे चालें खेल रहे थे। हर किसी ने यह सब देखा और हम जानते हैं कि तुम वास्तव में गलत हो। अब बस माफी मांग लो। मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ भाई यांग ये तुम्हें जरूर एक मौका देंगे। ली मुयुआन ने दूसरों की ओर देखा और कहा, माफी मांगो। मुझे क्यों मांगनी चाहिए? क्या मैंने यह सब आप सभी के लिए नहीं किया? इसके अलावा क्या मैंने कुछ गलत भी किया? अगर यांग ये मर गया और हम इतनी धीमी गति से चलते रहे, तो अगर हमारे दुश्मन हमें पकड़ लें तो हम क्या करेंगे? क्या यह कहना गलत था कि हमें पहले जाना चाहिए? मुयुआन, कियू युआन ने धीमी आवाज में कहा, बस माफी मांग लो और यह मामला खत्म हो जाएगा। समझे? मैं मना करता हूँ। ली मुयुआन ने ठंडी हंसी हंसी और यांग ये को घूरते हुए कहा, यांग ये, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देना चाहो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं बेशर्म इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। क्लाउड शटल बंद करो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जो छात्र शुरू से ही ली मुयुआन के साथ थे, उन्हें आगे आकर उनके साथ जाने का इरादा जाहिर करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये की आवाज गूंजी, क्लाउड शटल बंद करो। बादल शटल अभी भी उड़ रहा था। यांग ये ने दूसरों की ओर देखा और कहा, यह क्या है? कियू युआन ने गंभीरता से कहा, इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये कियू युआन के पास गया और बोला, तुमने जो कहा उसके आधार पर मुझे यांग ये को उससे रुकने की विनती करनी चाहिए। और मुझे उससे विनती करनी चाहिए कि वह मुझे उसकी रक्षा करने दे। बस इतना ही। कियू युआन ने जवाब दिया, वह गलत था, लेकिन इसके लिए मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। यांग ये ने कुछ देर तक कियू युआन को देखा और फिर उसने दूसरों की ओर देखा और कहा, क्या आप सभी को लगता है कि मुझे आपको बचाना होगा? या क्या आपको लगता है कि व्हाइट डी अकादमी का आप सभी के बिना कोई भविष्य नहीं होगा? यह सुनकर उनके हाव भाव एकदम बदल गए। वह क्या कहना चाह रहा है? जब उन्होंने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा तो उनकी आंखों में तुरंत आश्चर्य छा गया। जीनान की आंखें भी आश्चर्य से भर गईं। यांग ये, तुम? यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं यांग ये अकादमी में नहीं रहूंगी, नहीं, मैं इसकी डीन बनूंगी। इसलिए अकादमी के नियम मुझे नहीं बांध सकते। जहां तक मेरे बारे में आपकी धारणा का सवाल है, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अभी यहाँ केवल डीन जियाओ की वजह से खड़ी हूँ, और अकादमी के साथ लड़ने का एकमात्र कारण भी डीन जियाओ ही है। यह आप सभी की वजह से नहीं है, और यह व्हाइट डी अकादमी की वजह से भी नहीं है। इसलिए आप सभी को अपनी जगह पता होनी चाहिए। चूंकि अब आप सभी मेरे क्लाउड शटल पर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार काम करेंगे। अन्यथा आप भाड़ में जा सकते हैं। यांग ये ने अचानक अपना पैर नीचे पटक दिया। टकराना। पूरा बादल शटल हिंसक रूप से हिल गया। यांग ये ने कहा, अब क्लाउड शटल बंद करो। मुझे दूसरी बार ऐसा कहने पर मजबूर मत करो। बादल शटल 2 सांसों के बाद रुक गया। यांग ये ने सभी की ओर देखा और कहा, अगर आप मुझे देखना पसंद नहीं करते या जो मैं कर रहा हूं वह आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। चिंता न करें, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जहां तक डीन जियाओ से शिकायत करने की बात है, तो आप जो चाहें कर सकते हैं। वह छात्रों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसके पास और भी महत्वपूर्ण काम थे। इस बार वे सभी न केवल चौंक गए, बल्कि वे डर भी गए। इस बिंदु पर वे अंततः समझ गए कि यांग ये के लिए उनकी किस्मत मायने नहीं रखती। यांग ये उनके लिए यहाँ नहीं आया था, और वह केवल इसलिए आया था क्योंकि वह डीन जियो का ऋणी था। फिर भी उन्होंने उसके कार्यों को सामान्य बात मान लिया था, और कुछ लोगों को तो यह भी लगा कि यांग यी उनका ऋणी है। ली मुयुआन ने यांग यी की ओर ठंडी नजर से देखा और फिर वह क्लाउड शटल से छलांग लगा दी। उसी समय उसके पीछे के अन्य लोग भी छलांग लगाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। यांग ये, जो बोओगे वही काटोगे। मैं, ली मुयुआन, इस अपमान को याद रखूंगा। तुम बेहतर प्रार्थना करो कि भविष्य में तुम्हें किसी दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े। अन्यथा मैं निश्चित रूप से इस अपमान का 100 गुना भुगतान करूंगा। ली मुयुआन की आवाज आसमान से गूंज उठी। वह बिना कुछ धमकियां छोड़े कैसे जाने को तैयार हो सकता था। यांग ये, जो अपने कमरे की ओर जा रहा था, अचानक रुक गया और फिर उसने मुड़कर आसमान की ओर देखा। जो बोगे वही काटोगे। चलो देखते हैं तुम बिना सिर के यह कैसे करोगे।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आसमान में उछली और क्षितिज में गायब हो गई। कुछ सेकंड बीतने के बाद ली मुयुआन की तीखी चीख गूंजी, और उसके साथ उन छात्रों की भी हैरान और भयभीत चीखें गूंजी जो उसके साथ चले गए थे। यहाँ उपस्थित हर कोई यह दृश्य देखकर एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका, और यांग यी की ओर उनकी निगाहें सदमे और अत्यधिक भय से भर गईं। यांग ये ने उन्हें अनदेखा किया और अपने कमरे में चला गया। उसी समय उसके कमरे के भीतर से उसकी आवाज गूंजी, मुड़ो और 1000 क्रेन आयाम की ओर चलो। यहाँ मौजूद हर कोई अभी भी सदमे में था। वह सचमुच हमें मारने की हिम्मत कर रहा है। वह मजाक नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद क्यू युआन ने कहा, मैंने उसकी क्रूरता को कम करके आंका था। मुयुआन ने भी उसकी क्रूरता को कम करके आंका था। जीनान ने जवाब दिया, हम सभी ने किया। काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर क्यू युआन ने फिर से कहा, उसने कहा कि पीछे मुड़ो और 1000 क्रेन आयाम की ओर जाओ। उससे जाकर पूछो कि वह क्या करने का इरादा रखता है। जीनान ने सिर हिलाया, और फिर वह यांग ये के कमरे की ओर चली गई। कमरे में यांग ये जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठा था, जबकि एक बैंगनी क्रिस्टल लगातार उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। उसने अभी अभी उस बूढ़े के साथ लड़ाई के दौरान बहुत सारी गहन ऊर्जा बर्बाद की थी, और उसे इसे फिर से भरना था। इस बीच जीनान उसके कमरे में चली गई, और वह उसके सामने पैर मोड़कर बैठ गई। तुमने 1000 क्रेन आयाम की ओर जाने के लिए कहा था। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? यांग ये ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। क्या आपको लगता है कि हम इस तरह अकादमी में वापस आ पाएंगे? क्यों नहीं? जीनान हैरान था। यह इस इंपीरियल क्लाउड शटल के साथ पूरी तरह से संभव है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। व्हाइट डियर सिटी के बाहर 5 अर्ध सम्राट हैं। वह अर्ध सम्राट और पहले के विशेषज्ञ निश्चित रूप से अब तक व्हाइट डियर सिटी वापस आ गए होंगे। अगर हम अभी वापस लौटेंगे तो हम शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह पूरी तरह संभव है कि ऐसी ताकत हमें एक पल में खत्म कर दे। जीनान अभी भी हैरान था। 1000 क्रेन आयाम में जाने से इसका क्या संबंध है? यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया, आप क्या सोचते हैं? जीनान ने एक पल के लिए सोचा, और फिर उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने उसे आश्चर्य से देखा। आप 1000 क्रेन संप्रदाय के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला करने का इरादा रखते हैं। अध्याय 1132 1000 सारस संप्रदाय की लूट। जीनान मूर्ख नहीं थी, तो वह यांग ये का मतलब कैसे नहीं समझ पाई। व्हाइट डियर सिटी को घेर लिया गया था, और अभी वहां वापस लौटना व्यवहारिक रूप से असंभव था। फिर भी यांग ये ने 1000 सारस संप्रदाय की यात्रा करने का विकल्प चुना था। जाहिर है, वह उनसे दोस्ताना मुलाकात करने के लिए वहां नहीं था। वह 1000 सारस संप्रदाय के विरुद्ध एक आश्चर्यजनक हमला करने का इरादा रखता था। जीनान जब इस बिंदु तक सोचती थी तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाती थी। आखिरकार, यह डायमंड रैंक की शक्ति थी। क्या वह सचमुच पागल हो गया है? यांग ये ने उसके चेहरे पर भाव देखकर मुस्कुराया। क्या तुम डरी हुई हो? जीनान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। यांग ये ने कहा, जरा इसके बारे में सोचो। व्हाइट डियर सिटी हमारी तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि मो कबीला, 1000 क्रेन संप्रदाय और लॉ फैक्शन किसी भी समय शहर पर हमला कर सकते हैं। उनकी संयुक्त सेना हमारी अकादमी से कई गुना ज्यादा मजबूत है। भले ही हमारे पास शहर का भव्य गठन हो, आपको क्या लगता है कि हम कितने समय तक टिक पाएंगे? जीनान चुप रही। यांग ये ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अकादमी में वापस लौट भी आते हैं, तो भी हम अकादमी के लिए ज्यादा मददगार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी लड़ाई दोनों पक्षों के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच है। हालांकि हम शहर से बाहर रहते हुए कई काम कर सकते हैं। जीनान ने गंभीरता से कहा, हम बहुत कमजोर हैं। 1000 सारस संप्रदाय भी मजबूत नहीं है। यांग ये ने आगे कहा, उनका एकमात्र अर्ध सम्राट व्हाइट डियर सिटी में है, और इसके कई उच्च श्रेणी के संत भी शहर के बाहर हैं। इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार उनके संप्रदाय में बहुत कम उच्च श्रेणी के संत बचे हैं, और वहां 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बेशक, हम उनके संप्रदाय को नष्ट करने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। हमारे पास ऐसा करने की ताकत नहीं है, नहीं हमारे पास समय है। हमारा मिशन जितना हो सके उतने लोगों को मारना है, उन्हें अराजकता में डालना है, और हमारी अकादमी की सेनाओं का मनोबल बढ़ाना है। जीनान बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, आपकी योजना बहुत ही पागलपन भरी और खतरनाक है। हम पहले से ही अत्यधिक खतरे में हैं। यांग ये ने आगे कहा, क्या मो कबीले, 1000 क्रेन संप्रदाय और कानून गुट द्वारा पीछा किया जाना और हमला किया जाना खतरनाक नहीं है? जीनान, आपको इस समय जिस स्थिति में है, उसका एहसास होना चाहिए। सच कहूं तो शायद हम एक पल बाद मर जाएं। जीनान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहोगे। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया। चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया, जबकि जीनान उसके पीछे पीछे चला। यांग ये के सामने 2000 से ज्यादा छात्र खड़े थे।
उनमें उच्च श्रेणी के संत, साधारण संत, अर्ध संत और यहाँ तक कि कुछ सम्राट क्षेत्र के साधक भी थे। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, हमारा वर्तमान लक्ष्य हजार सारस संप्रदाय है। हाँ, हम उनके खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला करने जा रहे हैं। क्या आप सभी में ऐसा करने की हिम्मत है? हजार सारस संप्रदाय के विरुद्ध एक आश्चर्यजनक हमला। पूरे परिवेश में कोलाहलपूर्ण शोर गूंज उठा। यह निश्चित रूप से उन सभी के लिए अकल्पनीय था। आखिरकार वे सिर्फ छात्र थे और उनमें से अधिकांश घायल थे। तो क्या हजार क्रेन संप्रदाय के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था? हालांकि हजार क्रेन संप्रदाय मो कबीले जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह एक डायमंड रैंक शक्ति थी। क्या वह पागल हो गया है? यांग ये ने कहा, इस समय व्हाइट डियर सिटी के बाहर कम से कम 5 अर्ध सम्राट हैं। अगर हम अभी वापस लौटें तो क्या हम शहर में प्रवेश कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम शहर में प्रवेश भी कर लें तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम लड़ाई शुरू होने पर तोप के चारे के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि हम शहर के बाहर रहकर कई काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम हजार क्रेन संप्रदाय के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला कर सकते हैं। इस बीच एक छात्र ने कहा, लेकिन हम बहुत कम हैं और हम बहुत कमजोर भी हैं। यांग ये ने उस छात्र को देखा और कहा, हम वहां कोई अखाड़ा बनाने और उन्हें एकल मुकाबले के लिए चुनौती देने नहीं जा रहे हैं। हम वहां एक आश्चर्यजनक हमला करने जा रहे हैं। इसलिए कम लोगों का होना इसके बजाय फायदेमंद है। जहां तक आपकी ताकत के बारे में उठाई गई समस्या का सवाल है, आप सभी वास्तव में बहुत कमजोर नहीं हैं। आप सभी में बस आत्मविश्वास की कमी है। उस दिन मैंने हजार सारस संप्रदाय के लोगों को अकेले ही मार डाला, फिर भी अब हमारे पास एक समूह है। एक समूह। यांग ये ने उनकी ओर देखा और आगे कहा, इससे पहले आप सभी का कुत्तों की तरह पीछा किया गया था। क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? यांग ये के आखिरी कुछ शब्द सुनते ही उनके चेहरे पर तुरंत ही भाव आ गए। यह बात निस्संदेह उनके दिल की किसी चोट पर लगी थी। शिकार किए जाने के उस दौर में यह निश्चित रूप से उन सभी के लिए बेहद दुखदायी था। आखिरकार व्हाइट डी अकादमी के छात्रों के रूप में उन्हें कभी कुत्तों की तरह पीछा किया गया था। इस बीच यांग ये ने कहा, अगर आप सभी वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो मैं आप सभी को मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि मैं फिर भी खुद जाऊंगा। इस समय जीनान पहली व्यक्ति थी जिसने अपना रुख स्पष्ट किया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कियू युआन दूसरे नंबर पर था, मैं भी जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया, कई अन्य लोगों ने तुरंत ही झिझकना बंद कर दिया। चलो उन पर अचानक हमला करते हैं। उन्हें धिक्कार है। मेरी व्हाइट डी अकादमी में कोई काया नहीं है। मुझे भी इसमें शामिल कर लो। अगर मैं मर भी गया तो मैं उनके कुछ शिष्यों को अपने साथ ही दफना दूंगा। हजार सारस संप्रदाय पर हमला करो। मारना। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि व्हाइट डी अकादमी एक गंभीर स्थिति में थी, फिर भी उसे उम्मीद थी, क्योंकि उसके छात्र अभी भी अडिग थे। यांग ये ने जीनान को देखा और कहा, हम हजार सारस संप्रदाय से कितनी दूर हैं? जीनान ने जवाब दिया, 2 घंटे। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी उंगली हिलाई। एक बैंगनी क्रिस्टल तुरंत उनमें से हर एक के सामने प्रकट हुआ, इसे खाओ और ठीक हो जाओ। जब उन्होंने बैंगनी क्रिस्टल देखा तो वे सभी बहुत खुश हुए। आखिरकार यह एक खजाना था जो उन्हें अपनी गहन ऊर्जा को तेजी से पुनः प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसके अलावा एक हिंसक क्रिस्टल का प्रभाव कम से कम 4 घंटे तक रह सकता है। इसलिए यह निश्चित रूप से हजार क्रेन संप्रदाय में आगामी लड़ाई में उनकी जान बचाने में सक्षम था। इसलिए उन्होंने तुरंत यांग ये के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। यांग ये ने जीनान को देखा और कहा, हाफ सेंट दायरे और उससे ऊपर के छात्रों को अलग कर दो। वे हमारे साथ हजार क्रेन संप्रदाय पर हमला करेंगे। जहां तक आधे संत दायरे से नीचे वालों की बात है, उन्हें पीछे मत छोड़ो। उन्हें एक और मिशन दो, और वह है हजार क्रेन संप्रदाय से जितना हो सके उतना लूटना। जीनान आश्चर्यचकित था, लूट? यांग ये ने जवाब दिया, बेशक। हजार सारस संप्रदाय किसी भी दर पर एक हीरा रैंक संप्रदाय है, इसलिए इसमें काफी बड़ी संख्या में खजाने होने चाहिए। चूंकि हम इस पर हमला कर रहे हैं, तो हम खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं? जीनान ने यांग ये को कुछ देर तक देखा, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। याद रखें कि आपके पास केवल 100 सांसों का समय होगा। यांग ये ने उन्हें देखा और कहा, हमारे पास केवल 100 सांसों का समय है, और फिर सभी को तुरंत क्लाउड शटल पर वापस लौटना होगा। जीनान हैरान थी, क्यों? इस बीच कियू युआन ने कहा, क्योंकि हजार सारस संप्रदाय हमारे हमला करते ही अपने विशेषज्ञों को सूचित कर देगा, और अर्ध सम्राट को वापस आने में लगभग 100 सांसों का समय लगता है। इसलिए हमें हजार सारस संप्रदाय और मो कबीले के विशेषज्ञों के आने से पहले ही निकल जाना चाहिए। अन्यथा हम में से कई लोग मर जाएंगे, यहां तक कि हम सभी को वहीं दफना दिया जाएगा। जीनान ने कियू युआन की ओर देखा और सिर हिलाया, मैं समझ गया। यांग ये ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस पलटा और आसमान की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक झलक देखी जा सकती थी।
भले ही उसके पास उच्च श्रेणी के संत दायरे में 100 तलवार सेवक और अर्ध सम्राट दायरे में एक था, लेकिन 1000 क्रेन संप्रदाय, मो कबीले और कानून गुट के सामने ऐसी ताकतें पूरी तरह से अपर्याप्त थीं। खासकर मो कबीले के सामने। अब तक मो कबीले ने अपनी ताकत का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया था। मो कबीले के अलावा लू युवानहाओ भी था जो छाया से देख रहा था। चाहे वह व्हाइट डी अकादमी हो या यांग ही, वे बहुत बुरी स्थिति में थे। इस बीच जीनान अचानक यांग ये के पास गया और धीरे से पूछा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा था, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया है? उसने कियू युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह यह काम कर रहा है। वह मुझसे कहीं बेहतर है। यांग ये ने कियू युआन की ओर देखा और कहा, वास्तव में? जीनान ने अचानक कहा, दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। अगर हमारी व्हाइट डी अकादमी में तुम नहीं होती तो क्या होता? यांग ये ने जवाब दिया, मेरे बिना भी यह व्हाइट डी अकादमी ही रहेगी। जीनान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अगर तुम नहीं होते तो हम कानून के गुट द्वारा भगा दिए जाते। उस समय कानून गुट हमारे जैसा व्यवहार नहीं करता और वह हमारे खिलाफ काम करता। इसलिए हमें निश्चित रूप से भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। फिर भी अगर तुम नहीं होते तो हम सभी यहाँ मर सकते थे। बेशक मो कबीले और 1000 क्रेन संप्रदाय द्वारा हमारी अकादमी पर किए गए हमले के लिए तुम भी आंशिक रूप से दोषी हो। हालांकि कुल मिलाकर तुम्हारी योग्यताएं तुम्हारी कमियों से ज्यादा हैं। यांग ये ने जीनान को देखने के लिए मुड़कर कहा, अगर मैं मार्शल संप्रदाय या दुष्ट गुट में शामिल होने की कोशिश करूं तो क्या आपको लगता है कि वे मुझे स्वीकार करेंगे? क्या आपको लगता है कि वे मेरी रक्षा करेंगे? जीनान बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, वे करेंगे। यांग यी की प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत को निश्चित रूप से मार्शल रैंकिंग में स्थान नहीं दिया जा सकता है, और वह कम से कम शीर्ष 20 में होगा। कोई भी शक्ति ऐसी प्रतिभा को मना नहीं कर पाएगी। यांग ये ने कहा, जब मैंने यह सब कहा तो मैं किसी बात का संकेत देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर अकादमी मुझे धोखा नहीं देती है, तो मैं अकादमी को बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। मैं उन लोगों को धोखा नहीं देता जो मेरे प्रति वफादार रहते हैं। यही मेरे जीवन का सिद्धांत है। हम अब एक ही पक्ष में हैं। इसलिए अगर आप सभी मेरे साथ चाल नहीं चलेंगे तो मैं आप सभी को नहीं छोड़ूंगा। जीनान ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं समझ गई। इस बीच कियू युआन ने आगे बढ़कर कहा, हाफ सेंट दायरे या उससे ऊपर हम में से 1120 लोग हैं और बाकी हाफ सेंट दायरे से नीचे हैं। हाफ सेंट दायरे और उससे ऊपर की सेनाएं हमारे साथ आएंगी और आपके आदेशों का पालन करेंगी। बाकी लोगों के लिए मैंने उन्हें अराजकता द्वारा प्रस्तुत अवसर का लाभ उठाने का आदेश दिया है ताकि 1000 क्रेन संप्रदाय के भीतर तकनीक मंडप, खजाना और अन्य स्थानों को लूटा जा सके। संक्षेप में, वे हर उस जगह पर जाएंगे जहां खजाने हो सकते हैं। हालांकि उन जगहों की रखवाली करने वाले विशेषज्ञ हो सकते हैं। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर 50 उच्च श्रेणी के संत यहां प्रकट हुए, ये उनकी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने संत क्षेत्र के उच्च पद पर उन 50 कठपुतलियों को देखा तो उनके हाव भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग यी के पास वास्तव में इतनी सारी कठपुतलियां हैं और वे सभी उच्च पद के संत हैं। इस बीच कियू युआन ने कहा, इन कठपुतलियों की सुरक्षा के साथ उन्हें अपने मिशन को आसानी से पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 सारस संप्रदाय के पास अभी इसके चारों ओर एक रक्षात्मक संरचना है, और भले ही हम इसे तोड़ने में सक्षम हो, संप्रदाय के भीतर सभी प्रकार की आक्रामक संरचनाएं होंगी। यह सब यांग ये ने कहा, मैं उनसे निपट लूंगा। कियू युआन ने कहा, एक अंतिम प्रश्न, क्लाउड शटल की सुरक्षा कौन करेगा? यांग ये ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने इसके लिए व्यवस्था कर दी है। कियू युआन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है। यांग ये ने कियू युआन की ओर देखा, तुमने हर बात पर गहराई से विचार किया। वाकई बुरा नहीं है। बाद में तुम हमारी सेना की कमान संभालोगे। उच्च पदस्थ संत क्षेत्र में अन्य 50 कठपुतलियां भी तुम्हारी कमान में होंगी। हमारे नुकसान को कम से कम करने की पूरी कोशिश करो। जहां तक 1000 सारस संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञों की बात है, तो मैं उनसे निपट लूंगा। कियू युआन ने जवाब दिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और आकाश की ओर देखने लगा। 1 घंटे बाद वे 1000 क्रेन डायमेंशन पर पहुंचे। यांग यी के समूह का पता तभी चला जब वे 1000 क्रेन आयाम में प्रवेश कर गए और 1000 क्रेन शहर के सामने पहुंच गए। वे 1000 सारस संप्रदाय शहर के चारों ओर रक्षात्मक गठन को सक्रिय करने वाले थे। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। रक्त का एक स्तंभ आकाश में उछला और फिर उड़ान को प्रतिबंधित करने वाली संरचना टुकड़े टुकड़े हो गई। खून का कर्ज खून से चुकाना होगा, किसी ने चिल्लाया, और फिर व्हाइट डी अकादमी के छात्र एक स्वर में चिल्लाए। रक्त लाल प्रकाश के एक स्तंभ के नेतृत्व में प्रकाश के अनगिनत स्तंभ आकाश में फैल गए और वे 1000 सारस संप्रदाय की ओर बढ़ गए। अध्याय 1133, एक खूनी युद्ध।
क्योंकि यह एक आश्चर्यजनक हमला था, यांग ये का समूह बिना किसी बाधा के 1000 क्रेन आयाम में प्रवेश कर गया और वे शहर से होते हुए 1000 क्रेन संप्रदाय तक पहुंच गए। हालांकि जब वे उस पर आक्रमण करने वाले थे तो प्रकाश की एक विशाल बाधा ने उन्हें घेर लिया। इसी समय हजार सारस संप्रदाय के अनगिनत विशेषज्ञ सभी दिशाओं से आ पहुंचे और हजार सारस संप्रदाय के भीतर कुछ हजार लोगों को इकट्ठा होने में अधिक समय नहीं लगा। यह यांग ये है। अनगिनत शिष्य अनायास ही चिल्ला उठे जब उन्होंने प्रकाश की बाधा के बाहर रक्तलाल आकृति को देखा। यांग ये स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई अपरिचित चेहरा नहीं था। आखिरकार यांगे ने उनके उपसंप्रदाय गुरु को मार डाला था और उनके संप्रदाय में कत्लेआम मचा दिया था। उस दिन का रक्त दृश्य कई शिष्यों के लिए बिल्कुल अविस्मरणीय था। जैसे ही उन्होंने यांगे को देखा, उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, खासकर जब उन्होंने यांगे के पीछे खड़े एक विशाल समूह को देखा। इसके अलावा उस समूह में 50 से अधिक उच्च श्रेणी के संत थे। हालांकि वे किसी भी दर पर डायमंड रैंक की शक्ति का हिस्सा थे, इसलिए यह उनके भीतर आतंक पैदा करने की हद तक नहीं था। एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, सभी पंक्तियों को सक्रिय करो, संप्रदाय के गुरु को सूचित करो। हजार सारस संप्रदाय में एक भयंकर चीख गूंजी और फिर उसके शिष्यों ने तुरंत अपना संयम और धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने लगे। एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला आकाश में चमकी और उसने यांगे को देखा और कहा, यांगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय उसे स्वाभाविक रूप से फैंग किंग्यू के वापस आने तक का समय खरीदना पड़ा। एक तरफ हटो, यांगे की आवाज गूंजी जब हजार सारस संप्रदाय के शिष्य पंक्ति में खड़े हो रहे थे। यांगे ने अधेड़ उम्र की महिला पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस स्वर्ग की कब्र का पत्थर दोनों हाथों में लिया, अपने दाहिने पैर को अपने नीचे की जगह पर पटका और फिर रक्त की लाल किरण में तब्दील हो गया जो प्रकाश की बाधा से टकरा गई। टकराना, प्रकाश की पूरी दीवार हिंसक रूप से हिल गई और आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी, जबकि उस पर हाथ जितनी मोटी अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। यह दृश्य देखकर मध्यम आयु वर्ग की महिला और सहस्त्र सारस संप्रदाय के अन्य सभी शिष्यों के भाव पूरी तरह बदल गए। हमला, मध्यम आयु वर्ग की महिला गुस्से से चिल्लाई। हमला, अनगिनत शिष्यों ने नीचे से उग्रता से चिल्लाया। एक पल में नीली रोशनी की अनगिनत किरणें हवा में उछलीं। नीली रोशनी की किरणों ने तुरंत ही बीच हवा में नीली रोशनी का एक विशाल स्तंभ बना दिया और फिर यह यांगी की ओर जा गिरा जो अभी भी प्रकाश की बाधा के बाहर था। हमला, कियू युआन की आवाज प्रकाश की बाधा के बाहर से गूंजी। जैसे ही कियू युआन ने आदेश दिया, वाइट डी अकादमी के सभी छात्रों ने एक साथ हमला कर दिया। अनगिनत प्रकाश की किरणें आकाश और पृथ्वी को ढककर नीले प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ गईं। बैंग बैंग बैंग, आकाश में कानफोड़ू विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। कियू युआन और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से हजारों क्रेन संप्रदाय के दसियों हजारों की संयुक्त सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके हमलों ने केवल एक पल के लिए नीली रोशनी के खंभे को बाधित किया, लेकिन यांगे के लिए यह पर्याप्त था। तोड़ो, यांगे की क्रोध भरी दहाड़ आसमान में गूंज उठी। यांगे ने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे प्रकाश की बाधा के खिलाफ दबाया और उसे घुमाया। क्षय के नियम उसकी तलवार से निकले और उसकी पूरी ताकत के प्रभाव के साथ प्रकाश की बाधा में एक बड़ा छेद तुरंत खुल गया। भले ही यह वास्तव में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह यांगे के समूह के लिए पर्याप्त था। मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांगे रक्त लाल प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो 1000 क्रेन संप्रदाय में प्रवेश कर गया। अधेड़ उम्र की महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और क्रोध से दहाड़ते हुए कहा, एक पंक्ति में खड़े हो जाओ और हमला करो। सभी आक्रामक समूहों को सक्रिय करो और उन्हें मार डालो। मैं अनुभव करना। अधेड़ उम्र की महिला के गले में रक्त जैसी लाल रोशनी की किरण चमकी और फिर उसका सिर हवा में उड़ गया। मारना। कियू युआन और अन्य लोग यांगे के पीछे पीछे चले। इस बीच हजारों सारस संप्रदाय से अचानक नीली रोशनी की अनगिनत किरणें निकलीं और वे यांगी के समूह की ओर बढ़ते हुए आकाश को ढकने लगीं। कियू युआन, योजना के अनुसार कार्य करो। जैसे ही यांगे ने बोलना समाप्त किया, उसने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को तेजी से घुमाया और फिर रक्त लाल तलवार ऊर्जा की अनगिनत किरणें आसपास की ओर चली गईं। तलवार ऊर्जा की हर एक किरण नीली रोशनी की किरण से टकराए, इसलिए नीली रोशनी की वे किरणें यांगे और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाईं। इस बीच कियू युआन ने अचानक एक छात्र की ओर देखा और कहा, युआन मिंग, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। युआन मिंग ने 1000 क्रेन संप्रदाय पर हमला किया। उसके पीछे 1000 से ज्यादा छात्र थे और उनके चारों ओर तलवार सेवक भी थे। उनके सामने आने वाली किसी भी बाधा को तलवार सेवकों द्वारा बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए युआन मिंग का समूह आसानी से आगे बढ़ा और उन्हें दूर जाकर गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय यहाँ भीषण युद्ध चल रहा था। वाइट डी अकादमी के छात्र संख्या में कम थे और उनकी कुल ताकत 1000 क्रेन संप्रदाय की ताकतों से कमजोर थी। हालांकि उनके पास यांगे था, इसलिए यह 1000 क्रेन संप्रदाय था जो नुकसान में था।
क्योंकि अकेले यांग ये ही 1000 क्रेन संप्रदाय के सभी स्वरूपों का विरोध करने में सक्षम था, और वह 1000 क्रेन संप्रदाय के उच्च श्रेणी के संतों का लगातार वध भी कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में यह व्यावहारिक रूप से एक नरसंहार था। सहस्त्र सारस संप्रदाय के असंख्य शिष्यों की तीखी चीखें लगातार गूंज रही थीं। हालांकि उनमें से कोई भी भागा नहीं। सभी दिशाओं से अधिक शिष्य भाग रहे थे, और यहां तक कि 1000 क्रेन सिटी के कई विशेषज्ञ भी भागकर आ गए थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक शिष्य आगे बढ़ते गए, वाइट डी अकादमी की सेना धीरे धीरे अपना लाभ खोती गई और इसके बजाय वे नुकसान में आ गईं। इस बीच यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। उसका एक तलवार सेवक मौके पर ही गायब हो गया, और 1000 क्रेन संप्रदाय के पीछे से एक बहुत बड़ा विस्फोट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद वहां से जोरदार हंसी की अनगिनत आवाजें गूंजने लगीं। हजारों अंधेरों की जेल। हजारों सारस संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों के हाव भाव काफी बदल गए थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यांग ये ने हजारों अंधेरों की जेल को नष्ट कर दिया है। हजारों सारस संप्रदाय के कई दुश्मन वहां कैद थे, लेकिन वहां के ज्यादातर कैदी असल में हजारों सारस संप्रदाय के ही सदस्य थे। वे निश्चित रूप से हजारों सारस संप्रदाय के प्रति बहुत नाराज थे, क्योंकि एक बार वहां कैद हो जाने के बाद भागना व्यावहारिक रूप से असंभव था। निश्चित रूप से 1000 सारस संप्रदाय के पीछे अराजकता पैदा होने में अधिक समय नहीं लगा। हालांकि 1000 सारस संप्रदाय के उच्च पदस्थ संतों ने उन कैदियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यांग ये उनसे कहीं ज्यादा भयानक था। आखिरकार अगर वे नरसंहार भी शुरू कर देते तो वे कितनों को मार सकते थे। लेकिन अगर कोई यांग ये को व्यस्त नहीं रखता, तो यांग ये 1000 सारस संप्रदाय के सभी शिष्यों का सफाया कर सकता था। इस समय 1000 सारस संप्रदाय यांग ये और वाइट डी अकादमी के छात्रों से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वे लगातार सभी तरह की आक्रामक संरचनाओं को सक्रिय कर रहे थे। इन संरचनाओं की हर एक सक्रियता में बहुत सारे बैंगनी क्रिस्टल खर्च होते थे। हालांकि उनके पास अभी ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वे यांग ये को व्यस्त नहीं रख सकते थे, तो 1000 सारस संप्रदाय के साधारण शिष्य यांग ये की तलवार के एक भी झटके का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। लेकिन फिर भी यांग ये को व्यस्त रखना काफी मुश्किल था। इस बीच यांग ये की आवाज गूंजी, सभी मेरे पास आओ। वाइट डी अकादमी के छात्रों ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही किया जो उन्हें बताया गया था। हालांकि कुछ ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यांग ये ने उन विशेषज्ञों को खत्म कर दिया। यहाँ व्यावहारिक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो यांग ये की तलवार के एक झटके का विरोध कर सके। इसलिए वाइट डी अकादमी के छात्रों को यांग ये के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच वे सहस्त्र सारस संप्रदाय के शिष्यों से घिर गए। इस समय उन शिष्यों के मन में हत्या की इच्छा भर गई थी, और वे पूरी तरह से निडर थे। वे अंततः डायमंड रैंक शक्ति का हिस्सा थे, इसलिए उनकी तुलना साधारण शक्तियों के सदस्यों से नहीं की जा सकती थी। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। इस समय वे लगभग पूरी तरह से घिरे हुए थे, और 1000 सारस संप्रदाय के शिष्य और रक्षक अभी भी शहर से लगातार भाग रहे थे। हम अब और नहीं रुक सकते। यांग ये ने क्यू युआन को देखा और कहा, सभी को यहाँ वापस आने का आदेश दो। हम क्लाउड शटल पर वापस जा रहे हैं। क्यू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उन छात्रों को आवाज भेजी जिन्हें 1000 क्रेन संप्रदाय को लूटने का काम सौंपा गया था। कुछ ही समय में वे छात्र यांग ये के तलवार सेवकों के साथ वापस यहाँ पहुंच गए। उन्हें भागने मत दो, उन्हें रोको। संप्रदाय के गुरु कुछ ही दर्जन सांसों में यहाँ आ जाएंगे। यांग ये के भागने के इरादे को देखते ही एक बुजुर्ग ने तुरंत दहाड़ लगाई। अगर वे यांग ये को नहीं मार सकते, तो 1000 क्रेन संप्रदाय निश्चित रूप से पूरे केंद्रीय दिव्य प्रांत का उपहास बन जाएगा। उस समय 1000 क्रेन संप्रदाय का हर एक सदस्य अन्य डायमंड रैंक शक्तियों के सदस्यों के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। 1000 सारस संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत यांग ये के समूह पर पागलों की तरह हमला कर दिया। वाइट डी अकादमी के छात्रों ने तुरंत अपने चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव प्रकट किए, इससे पहले कि 1000 सारस संप्रदाय ने उन्हें भागने से रोकने का निर्भीक प्रयास किया। अचानक यांग ये ने अपना दाहिना हाथ लहराया, और फिर संत क्षेत्र के उच्च पद पर 50 अन्य तलवार सेवक यहाँ प्रकट हुए। उन तलवार सेवकों को देखकर 1000 सारस संप्रदाय के विशेषज्ञों के चेहरे एकदम बदल गए। हालांकि यांग ये ने 1000 सारस संप्रदाय के विशेषज्ञों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने बस अपना दाहिना हाथ लहराया और आदेश दिया, पास रहो और मेरे साथ बाहर निकलने का रास्ता बनाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी, और उसके रास्ते में आने वाले 1000 क्रेन संप्रदाय के 100 से अधिक शिष्य तुरंत 2 टुकड़ों में कट गए। मार डालो। यांग ये का आकार दूर की ओर भागा, और उसके पीछे के छात्र तुरंत उसके पीछे चले गए। जब 50 से अधिक उच्च श्रेणी के संत यहाँ प्रकट हुए, तो 1000 सारस संप्रदाय के छात्र यांग ये के समूह को रोकने में असमर्थ हो गए, और वे केवल असहाय होकर यांग ये के समूह को क्षितिज में लुप्त होते हुए देख सकते थे।
यांग ये के समूह के जाने के बाद 5 सांस का समय भी नहीं बीता था कि फैंग किंगयू और मोतियान हजार सारस संप्रदाय में प्रकट हुए। फैंग किंगयू का चेहरा तुरंत उदासी से ढक गया जब उसने हजार सारस संप्रदाय को ढके हुए शवों को देखा। यांग ये फैंग किंगयू की आवाज एक जंगली जानवर की दहाड़ की तरह थी जो पूरे हजार क्रेन आयाम में गूंज रही थी। अध्याय 1134 पागल तलवारबाज। हजार सारस संप्रदाय पर हमले की खबर केंद्रीय दिव्य प्रांत में जंगल की आग की तरह फैल गई। संपूर्ण केंद्रीय दिव्य प्रांत में कोलाहल मच गया। भले ही हजार क्रेन संप्रदाय में गिरावट आई थी, फिर भी यह एक डायमंड रैंक की शक्ति थी। इसके पास अभी भी अपने संसाधन और भंडार थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये सिर्फ एक अर्ध संत था, और व्हाइट डी अकादमी के छात्रों को कमजोर और घायल विशेषज्ञों का समूह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी, जिसका नेतृत्व उसने युद्ध में किया था। लेकिन यह वास्तव में ऐसी ही शक्ति थी जिसने हजार क्रेन संप्रदाय पर हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने हजार सारस संप्रदाय के 10,000 से ज्यादा अनुयायियों को मार डाला था। इसके अलावा हजार सारस संप्रदाय के खजाने का मंडप, तकनीक मंडप, जड़ी बूटी मंडप और कई अन्य कीमती सामान व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से लूट लिए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में वे बच निकले। इस युद्ध ने पूरे केंद्रीय दिव्य प्रांत को एक नाम याद दिला दिया, और वह था यांग ये। क्योंकि यांग ये हर बार हत्या करते समय खून से लाल हो जाता था, वध की तलवार चलाता था और दूसरों की नज़र में उसके कार्य पागलपन से अलग नहीं थे। केंद्रीय दिव्य प्रांत में कई दखलंदाजों ने यांग ये को एक उपनाम दिया था, पागल तलवारबाज। चाहे जो भी हो, इस लड़ाई ने दुनिया को व्हाइट डी अकादमी के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले सभी को लगा कि व्हाइट डी अकादमी का भाग्य पहले से तय था। आखिरकार मो कबीले, 1000 क्रेन सेक्ट और लॉ फैक्शन की संयुक्त सेनाओं का सामना करते हुए व्हाइट डी अकादमी के लिए स्थिति को बदलना असंभव था। फिर भी अब उनके पास इस पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इसका कोई और कारण नहीं था, सिर्फ इसलिए कि व्हाइट डी अकादमी के पास पागल तलवारबाज यांग ये था। अर्ध सम्राट दीप्तिमान आयाम के शीर्ष पर थे। हालांकि वे सबसे मजबूत नहीं थे। रेडियंट आयाम में असली सबसे मजबूत विशेषज्ञ मार्शल रैंकिंग पर मौजूद राक्षसी प्रतिभाशाली लोग थे। शायद मार्शल रैंकिंग पर मौजूद उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों में से कुछ यांग यी जैसे अर्ध संत थे, लेकिन उनकी ताकत अर्ध सम्राटों को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा शीर्ष 10 जैसे कुछ लोग सम्राटों को भी मार सकते थे। संक्षेप में, यांग यी के अस्तित्व ने सभी को यह महसूस कराया कि व्हाइट डी अकादमी के पास अभी भी एक मौका हो सकता है। सफेद हिरन आयाम। इस समय अनगिनत लोग जयकार कर रहे थे और उत्साह से उबल रहे थे, क्योंकि श्वेत मृग आयाम के निवासियों ने भी हजार सारस संप्रदाय पर यांग यी के आश्चर्यजनक हमले के बारे में सुना था। यांग ये, जीनान और बाकी लोगों ने अच्छा किया। वाकई बहुत अच्छा। पिछले कुछ महीनों में मैंने इससे बेहतर महसूस नहीं किया। चलो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। उन्होंने हजार सारस संप्रदाय के लगभग 10,000 विशेषज्ञों को मार डाला और अनगिनत खजाने लूट लिए। हा, बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया। मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं उनके साथ हजार सारस संप्रदाय पर हमला कर सकता। मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं कर सकता। तुम किस बात के लिए चिल्ला रहे हो? भविष्य में तुम्हारे पास बहुत सारे मौके होंगे। मुझे विश्वास है कि वह दिन बहुत जल्द आएगा। हजार सारस संप्रदाय पर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मो कबीले पर हमला करने जा रहा हूं और उस तथाकथित प्राचीन कबीले का सफाया करने जा रहा हूं। मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि भले ही हमारी अकादमी अलग हो गई है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आसानी से धमकाने में कामयाब हो जाए। हजार सारस संप्रदाय पर हमला करो। मो कबीले पर हमला करो। कुलीनता का हॉल में केवल 3 लोग थे, जियाओ बियली, जियाओ लिंग और सुशेहे। वह बच्चा वाकई पागल है। सुशेहे ने निंदा की, वह हमारे छात्रों के जीवन के साथ अपनी मर्जी से काम कर रहा है। हालांकि वह यांग ये की निंदा कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नाराज है। इसके विपरीत, ऐसा लग रहा था कि वह यांग ये की तारीफ कर रहा था। जियाओ लिंग ने सुशेहे की ओर देखा और मुस्कुराया, भले ही यह वास्तव में बहुत पागलपन भरा था। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस लड़ाई ने सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में सभी को हमारी अकादमी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा इसने हमारा मनोबल भी बढ़ाया। बस शहर के उन छोटे लोगों की बात सुनो। उनमें से हर एक मो कबीले और हजार क्रेन संप्रदाय पर हमला करने के बारे में चिल्ला रहा है। जियाओ बिली ने जियाओ लिंग और सुशेहे की तरफ देखा और फिर वह जोर से हंसा। वह बच्चा वास्तव में किसी को भी सहज महसूस कराना नहीं जानता। भूल जाओ, बाहरी दुनिया की तो बात ही छोड़ो, अगर वह यहाँ होता तो मैं उसे नियंत्रित भी नहीं कर पाता। वह जो चाहे कर सकता है। वह बच्चा कितना निर्दयी और बेशर्म है, उसे निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। जियाओ लिंग मुस्कुराई और फिर वह गंभीरता से बोली, हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि मो कबीला, हजार क्रेन संप्रदाय और कानून गुट हम पर तुरंत हमला कर सकते हैं। जियाओ बिली ने सिर हिलाया, पूरे शहर को सतर्क रहने का आदेश दें। इसके अलावा उस बच्चे को आवाज भेज दें।
उसे और उन दूसरे बच्चों को सावधान रहने को कहें। सु शिहे ने सिर हिलाया और फिर वह हॉल से बाहर चला गया। पागल तलवारबाज, हा, यह नाम वाकई उस बच्चे पर सूट करता है। इम्पीरियल क्लाउड शटल पर हजार सारस संप्रदाय से निकलने के बाद यांग ये ने तुरंत क्लाउड शटल को पूरी गति से यात्रा करने का आदेश दिया। यहां तक एक अर्ध सम्राट भी इस समय उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। कियू युआन ने धीमी आवाज में कहा, हमने हाफ सेंट दायरे या उससे ऊपर के 221 छात्रों को खो दिया। हाफ सेंट दायरे से नीचे के छात्रों के लिए हमने केवल 32 को खो दिया क्योंकि उन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया था। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। यद्यपि उनका नुकसान बहुत छोटा था, लेकिन वे मृत छात्र उनके मित्र थे तथा उनमें से कुछ तो उनके प्रियजन भी थे। इस बीच कियू युआन ने कहा, अंत में 1000 क्रेन संप्रदाय को इतनी भयानक कीमत चुकाना, जबकि हमने इतनी छोटी कीमत चुकाई, हमारे लिए एक जीत है। यांग ये ने कियू युआन को देखा और कहा, शहीदों के नाम नोट कर लो। व्हाइट डी अकादमी भविष्य में उनके परिवारों और कुलों की देखभाल करेगी। कियू युआन ने सिर हिलाया। यांग ये ने कहा, मुझे हमारी उपलब्धियों के बारे में बताओ। कियू युआन ने उत्तर दिया, मेरे शुरुआती अनुमान के अनुसार हमने जो तकनीकें, खजाने, अयस्क, जड़ी बूटियां और अन्य विभिन्न वस्तुएं प्राप्त की हैं, उनका मूल्य कम से कम 50,000 बैंगनी क्रिस्टल के बराबर है। 50,000 बैंगनी क्रिस्टल। कियू युआन की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। 50,000 बैंगनी क्रिस्टल, यह कितना था? यह कहा जा सकता है कि वे सभी अपने पूरे जीवन काल के लिए काम करने के बावजूद भी कई बैंगनी क्रिस्टल इकट्ठा नहीं कर सकते थे। यहां तक व्हाइट डी अकादमी के लिए भी अभी 50,000 वायलेट क्रिस्टल बनाना असंभव होगा। इसलिए यहां सभी का खून खौलने लगा। इस बीच कियू युआन ने जोर से हंसते हुए कहा, भले ही यह सब के लिए सबसे कम कीमत है, लेकिन यह सब बेचना अभी भी एक समस्या है। मैं ऐसा करूंगा, यांग ये ने कहा। वह 22 यांग्याओं को जानता था। क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की क्षमता के आधार पर उनके लिए यह सब खरीदना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कियू युआन ने यांग ये को देखा, क्या आपके पास उन्हें बेचने के लिए संपर्क हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, पहले सभी खजानों को सबके सामने प्रदर्शित करें। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है या कोई खजाना है जो उनके अनुकूल है, तो वे उसे खरीद सकते हैं। याद रखें, उन्हें इसे खरीदना ही होगा। एक बार जब सब कुछ बिक जाएगा, तो लागत वायलेट क्रिस्टल से हटा दी जाएगी जो सभी को मिलना चाहिए। जहां तक कीमत की बात है, तो आप तय कर सकते हैं। कियू युआन। कियू युआन आश्चर्यचकित था। आप कह रहे हैं कि आप बैंगनी क्रिस्टल सभी के साथ साझा करने का इरादा रखते हैं? अन्य लोग भी आश्चर्य से यांग यी को देख रहे थे। यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया, और क्या? कियू युआन दंग रह गया, और फिर उसने कहा, लेकिन यह सब वास्तव में तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो हम मर जाते, और तुम्हारी मदद के बिना हम अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाते। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हम सब अभी एक ही नाव पर सवार हैं, और हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। यहाँ हर किसी ने यह सब पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और यह सिर्फ मैं, यांग ये नहीं था जिसने यह किया। यह तय हो चुका है। अब यांग ये पर उन सभी की निगाहें थोड़ी बदल गई थीं, और उनमें स्वीकृति थी। आखिरकार, अगर यांग ये सब कुछ अपने लिए लेने का इरादा रखता है, तो उनमें से कोई भी वास्तव में वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि अगर यांग ये नहीं होता, तो वे 1000 क्रेन संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। भले ही यांग ये निर्दयी, दबंग और दबंग था। एक बार जब वह किसी को अपना मान लेता था, तो वह उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता था, कभी भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता था, और कभी भी स्वार्थी व्यवहार नहीं करता था। दूसरों के प्रति उसका रवैया उनके प्रति उनके रवैये पर आधारित था। यांग ये ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस पलटा, आसमान की ओर देखा, और गहरी सोच में डूब गया। इस बीच जीनान अचानक यांग ये के पास गया और पूछा, तुमने उन सभी कठपुतलियों को शुरू में ही क्यों नहीं भेजा? कियू युआन उनके पास गया और बोला, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम अपनी जान बचाकर नहीं जा पाएंगे। जीनान हैरान थी, क्यों? कियू युआन ने समझाया, अगर हमारी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। दूसरे शब्दों में, अगर उन्हें लगा कि उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वे क्या करेंगे? जीनान ने एक पल सोचा, और फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, वे अपने पूर्वज को बुलाएंगे। कियू युआन ने सिर हिलाया, 100 उच्च श्रेणी के संत और यांग ये जो एक अर्ध सम्राट के बराबर हैं। वे ऐसी ताकत का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में उनके पास केवल एक ही विकल्प होगा, और वह है अपने पूर्वज को बुलाना। एक बार जब हम उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देंगे, तो हत्या और लूटपाट की बात तो दूर, यहां तक कि अपनी जान बचाकर भागना भी हमारे लिए एक समस्या होगी। यांग ये ने कियू युआन की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। दरअसल, वह अपने तलवार सेवक को अर्ध सम्राट क्षेत्र और सभी उच्च श्रेणी के संतों को बुला सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि 1000 सारस
संप्रदाय अपने पूर्वज को बुला लेगा। एक बार कोई सम्राट यहाँ उतर आए तो उन सभी का विनाश हो सकता है। लेकिन अगर वह केवल 50 उच्च श्रेणी के संतों को प्रकट करता है तो हजार सारस संप्रदाय निश्चित रूप से अपने पूर्वजों को नहीं बुलाएगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में एक सम्राट को बुलाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसे पता था कि यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत होगी। क्योंकि हजार सारस संप्रदाय ने अपने पूर्वज को तब भी नहीं बुलाया था जब वह उस दिन उनके संप्रदाय में कत्लेआम कर रहा था, और यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उनके पूर्वज को बुलाने की कीमत वास्तव में बहुत बड़ी थी। ज़ीनान ने कियू युआन की बात सुनकर थोड़ा सिर हिलाया, मैं समझ गई। इस बीच कियू युआन अचानक बोला, हम स्काई कैपिटल सिटी में पहुंच गए हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कियू युआन की ओर देखा। बाद वाले ने यांग ये को 10 स्थानिक छल्ले दिखाए। स्थानिक छल्लों में वह सब कुछ था जो उन्होंने हजार क्रेन संप्रदाय से प्राप्त किया था। यांग ये ने कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। क्लाउड शटल पर छिपे हुए ढांचे को सक्रिय करें। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। उन दोनों ने सिर हिलाया। यांग यी की आकृति चमकी और बादल शटल से गायब हो गई। उसी समय ज़ीनान अचानक बोली, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? कियू युआन ने कहा, वह एक योग्य नेता नहीं है। ज़ीनान चुप रही। इस बीच कियू युआन ने कहा, हालांकि वह ऐसे नेता हैं जिनकी हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो अपनी बात पर अड़ा रहे और लड़ने की हिम्मत रखता हो। वह बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि यह हमें खतरे में डाल देगा। ज़ीनान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यांग ये स्काई कैपिटल सिटी में घुस गया और फिर वह सीधे क्लाउड मर्चेंट ग्रुप की शाखा में पहुंच गया। वह खुलेआम अंदर नहीं आया था, बल्कि वह शाखा में भी घुस गया था। अगर वह ऐसे ही अंदर चला जाता तो वह बाई जियांग्याओ और खुद दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता। यांग ये की दिव्य भावना ने आसपास के माहौल को झकझोर दिया और उसे बाई जियांग्याओ पर ध्यान देने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जब वह उसके कमरे में पहुंचा तो उसके हाव भाव बदल गए, क्योंकि एक अर्ध सम्राट वास्तव में उसके कमरे के भीतर था। जियांग्याओ, तुम वाकई बहुत दुस्साहसी हो। तुमने वास्तव में वह इंपीरियल क्लाउड शटल किसी को उधार दिया था। इसके अलावा यह उस पागल यांग ये को दिया गया था। क्या तुम जानते हो कि मो कबीला, कानून गुट और हजार क्रेन संप्रदाय के विशेषज्ञ मुझसे तुम्हारे पिता से मिलने आए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हमारा बाई कबीला उनके खिलाफ जाने का इरादा रखता है। उनके अलावा हमारे व्यापारी समूह के भीतरली कबीले और फैन कबीले के वे कमीने भी मुझसे परेशानी की तलाश में आए हैं। वे कहते हैं कि हम व्यापारी समूह को अपने साथ घसीट रहे हैं। कमरे के अंदर से एक आवाज गूंजी। बाई जियांग्याओ के पिता यांग ये कमरे के बाहर खड़े होकर थोड़ा सा भौहें सिकोड़ रहे थे। बाई जियांग्याओ ने धीमी आवाज में कहा, इंपीरियल क्लाउड शटल हमारे बाई कबीले का है, तो इसका उनके ली कबीले और फैन कबीले से क्या लेना देना है? यही मैं सोचता हूँ। बाई जियांग्याओ के पिता ने गुस्से से कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में व्यापारी समूह को अपने साथ नीचे खींच रहे हैं। मो कबीले ने पहले ही कह दिया है कि अगर हम इंपीरियल क्लाउड शटल को वापस नहीं लेते हैं और यांगी के साथ संबंध नहीं तोड़ते हैं, तो यह सबसे अच्छा है कि हमारा व्यापारी समूह उनके क्षेत्र में न दिखे। अन्यथा वे हमारे जितने भी लोगों को देखेंगे उन्हें मार देंगे। वे बहुत आगे जा रहे हैं। बाई जियांग्याओ क्रोधित था। क्या यह हो सकता है कि हमारा व्यापारी समूह मो कबीले को हमें धमकी देने की अनुमति देगा? बाई जियांग्याओ के पिता ने कहा, हम व्यवसायी हैं, इसलिए हमें अपने हर काम के पीछे छिपे मूल्य पर विचार करना होगा। मुझे बताओ, यांग ये के पास ऐसा क्या है जो हमें मो कबीले को नाराज करने के लायक बनाता है? जहां तक व्यापारी समूह का सवाल है, यह बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन तो क्या? वह अंत में अकेला रह जाता है। जहां तक व्हाइट डी अकादमी की बात है, तो यह पहले से ही अपंग है। भले ही फैंग किंगई अकादमी में वापस लौट आए और यांग ये के साथ मिलकर काम करे, मो कबीले, 1000 क्रेन संप्रदाय और लॉ फैक्शन को अभी भी उन्हें छोड़ना होगा अगर उन्हें दुनिया में ऊपर उठने का मौका मिलना है। लेकिन क्या यह संभव भी है? बाई जियांग्याओ ने पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे पता है कि आपके पास उस बच्चे से संपर्क करने का कोई तरीका जरूर है। जल्दी से उसे यहाँ आने के लिए कहो। बाई जियांग्याओ ने जवाब दिया, आप उसे पकड़कर मो कबीले को देने का इरादा रखते हैं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। भले ही वह केवल एक अर्ध संत है, लेकिन उसकी क्षमता असाधारण रूप से बहुत बड़ी है। क्या होगा अगर वह नहीं मरता? तब मैं हमारे बाई कबीले के लिए एक असाधारण विशेषज्ञ को नाराज कर दूंगा। मैं आपसे केवल उसे यहाँ बुलाने के लिए कह रहा हूँ ताकि वह इंपीरियल क्लाउड शटल हमें वापस कर सके। उसके बाद आपको घोषणा करनी होगी कि आपने उसके साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं। तब यह समस्या हल हो जाएगी। बाई जियांग्याओ थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने कहा, मैं उससे संपर्क नहीं कर सकती। इस बीच उसके पिता अचानक बोले, जियांग्याओ, क्या तुम्हें वह बच्चा पसंद है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बाई जियांग्याओ की आवाज में गुस्सा झलक रहा था।
जब तक तुम ऐसा नहीं करते तब तक सब ठीक है। वह बच्चा पागल है। भले ही हमारे बाई कबीले में उसका आना हमारे बाई कबीले के लिए कोई अपमान की बात नहीं होगी, लेकिन हमारा बाई कबीला उसके वर्तमान और भविष्य के कार्यों के परिणामों को सहन नहीं कर सकता। बाई जियांग्याओ के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ और उससे इंपीरियल क्लाउड शटल हमें वापस करवाओ। भले ही तुम अपने पिता के लिए ऐसा करने से मना करो, लेकिन हमारे बाई कबीले के लिए ऐसा करो। बाई जियांग्याओ चुप रहीं। मैनेजर बाई, आपको परेशानी देने के लिए मुझे खेद है। अचानक यांग ये की आवाज कमरे में गूंज उठी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।